नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर से शुरुआत करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है। एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ द एग्जाम। सो लेट्स बिगिन। मैटर, व्हाट इज मैटर? Anything that is occupying space and has some mass is called matter. इस डेफिनेशन के हिसाब से इस यूनिवर्स की हर चीज मैटर है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें इस मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रही है उसे हम कहते हैं मैटर। तो एयर भी मैटर है, फूड भी मैटर है, क्लाउड्स, स्टार्स, वाटर, एवरीथिंग इज मैटर। और ये मैटर बना हुआ है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से। अगर हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो उनके क्या क्या मेन कैरेक्टर्स हैं। नंबर 1, ये पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल साइज के हैं। इतने छोटे हैं कि नेकेड आई से हमें ये नजर भी नहीं आते। इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में खाली जगह है जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं जिसे हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पार्टिकल्स की इन्हीं सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ सम एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी में हम शो करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही छोटे साइज के हैं। इस एक्टिविटी में जैसा कि आप एक वीडियो में देख रहे हैं, हमने पोटेशियम परमैग्नेट लिया है चाइना डिश में और 6 बीकर्स को लिया है जिसमें 100 ml वाटर सब में भरा हुआ है। पोटेशियम परमैग्नेट की 1 स्पून हमने फर्स्ट बीकर में ऐड की और अच्छी तरह से उसे डिसॉल्व किया। आप देखेंगे एक डार्क पर्पल कलर का सॉल्यूशन आपको मिला। एक सिरिंज की मदद से इस बीकर का 40 ml सॉल्यूशन हमने बाहर निकाल लिया। फिर इस 40 ml पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन को हमने दूसरे बीकर में डाला जिसमें 100 ml वाटर था और अच्छी तरह से मिक्स किया। अगर कंपेयर करें तो पहले सॉल्यूशन में कलर थोड़ा सा डार्क था सॉल्यूशन का, इसमें थोड़ा हल्का हो गया। फिर से सिरिंज में 40 ml हमने सेकंड बीकर का सॉल्यूशन लिया और उसे थर्ड बीकर के 100 ml वाटर में मिक्स किया। आप देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ कलर और हल्की होती जा रही है। ऐसा ही लगातार सब बीकर में आपको करता जाना है। लगातार डाइल्यूशन की वजह से आप देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ कलर कम तो होती जा रही है, लेकिन हर बीकर में आपको पिंकिश शेड मिल रहा है। एक्चुअली में इस एक्टिविटी में क्या हुआ, जब हमने पोटेशियम परमैग्नेट क्रिस्टल्स को लिया तो पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स जो थे वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए थे। जैसे ही हमने उन्हें पानी में डिसॉल्व किया, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग अलग हो गए और बाद में जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते गए ये पार्टिकल्स अपने आप को उसमें स्प्रेड करते गए। इसकी वजह से धीरे 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 हर पानी में उसकी इंटेंसिटी कम होती गई। इसका मतलब पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत छोटे साइज के हैं। एक छोटे से पोटेशियम परमैग्नेट के क्रिस्टल्स में भी जो हमें बिल्कुल आधा चम्मच से भी कम दिख रहा था, उसमें भी बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थे जो कि कंटिन्यूसली स्प्रेड होते गए डिफरेंट बीकर्स के वाटर में। नेक्स्ट एक्टिविटी से हम शो करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है। इस एक्टिविटी में हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर में हम 100 ml वाटर फिल करेंगे। इस बीकर में 1 चम्मच नमक डालेंगे और अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे जब तक पूरा सॉल्ट डिसॉल्व ना हो जाए। पानी की रीडिंग नोट करेंगे और फर्स्ट बीकर से कंपेयर करेंगे। आप देखेंगे शुरुआत में भी पानी की रीडिंग 100 ml थी और सॉल्ट डिसॉल्व करने के बाद भी रीडिंग 100 ml है। रीडिंग सेम रही, तो जो हमने सॉल्ट ऐड किया था उसकी वजह से पानी का लेवल क्यों नहीं बढ़ा, इसका रीजन क्या था? तो एक्चुअली में जब आपने नमक डाला
तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह थी उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए, उन्हें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना पड़ा। That means particles of water have space between them, and in that particular space, salt particles got their position. Next activity में हम लोग शो करेंगे कि particles of matter एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस एक्टिविटी में मैं अगर आपसे खुद ही कहूँ कि बेटा एक बड़ा सा पत्थर आपको तोड़ना है, या आपको अपना हाथ पानी में हिलाना है, या आपको अपना हाथ एयर में मूव करना है, तो किसमें आपको ज्यादा फोर्स लगेगी? तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी कि जब आप स्टोन तोड़ते हैं तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। वाटर में जब अपना हाथ आप मूव करते हैं तो फोर्स आपकी कम लगेगी, और हवा में जब आप हाथ मूव कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि आपने बिल्कुल नेग्लिजिबल फोर्स अप्लाई की। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन क्या था कि जो स्टोन आपने लिया था, स्टोन के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम थी, और इसे ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही थी, तभी वो टूट रहा था। जबकि वाटर जो कि एक लिक्विड है, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो गई, इसलिए आप आसानी से पानी में अपना हाथ मूव कर पाए, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हवा में सबसे कम थी, इसलिए आप बिना किसी फोर्स के आसानी से अपने हाथों को एयर में मूव कर सकते थे। दैट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी इज, हमें शो करना है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं। आपको 2 गिलास पानी लेना है, ठंडा और गर्म। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स दोनों में डालने हैं। ठंडे पानी में आपने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स को डाला। देखिए क्रिस्टल्स किस तरह से ब्रेक हुए पार्टिकल्स में, और ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। इन्हीं क्रिस्टल्स को जब आप गर्म पानी में डाल रहे हैं, देखिए मूवमेंट फास्ट हो रही है पार्टिकल्स की। आपको दोनों ही तरह की वाटर में क्रिस्टल्स मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। That means particles of matter are continuously moving. इसी चीज को हम अपने घरों में भी देखते हैं। अगर एक अंधेरे कमरे में कहीं से थोड़ी सी भी सूरज की रोशनी आ रही है, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि उस सूरज की रोशनी में आपको छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं। उनके बीच में खाली स्पेस भी होता है, और वो कंटिन्यूसली मूव भी करते हुए आपको नजर आते हैं। तो ये जो मूवमेंट है इनकी इन ए जिगजैग डायरेक्शन, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। नेक्स्ट टर्म आ जाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगर हमारे पास दो अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, दो अलग अलग तरह के मैटर से आए हुए, तो वो अपने आप मिक्स हो जाते हैं। जैसे इसका सिंपल सा एग्जांपल है, पानी के अंदर अगर आप इंक डालते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पानी और इंक, इन दोनों के पार्टिकल्स अपने आप मिक्स होना शुरू हो जाएंगे विदाउट स्टेयरिंग, और कुछ समय बाद आपको एक होमोजेनियस मिक्सचर मिल जाएगा इंक और वाटर का। And that intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Next are states of matter. Broadly हमने states of matter को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट की पहचान क्या है? इसमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स थोड़ा सा लूजली पैक हुए, और गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया है। जैसा अभी आपको बताया, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। पहली स्टेट सॉलिड जैसे कि स्टोन, सेकंड लिक्विड जैसे वाटर, एंड थर्ड गैसियस स्टेट जैसे बैलून में भरी हुई हवा। ये तीनों स्टेट्स क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है। सॉलिड्स की बात करें तो पार्टिकल्स बहुत क्लोज हैं, एक दूसरे के एकदम पास पास हैं, बीच में खाली जगह बिल्कुल ना के बराबर है। इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड हैं, और इसी वजह से सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है।
लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस उतना नहीं रहता, वो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इसकी वजह से लिक्विड्स जो हैं उनकी डेफिनिट शेप नहीं रह पाती, उनकी शेप चेंज हो जाती है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैसेस में पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होती है। इसकी वजह से ना तो गैसेस की डेफिनिट शेप होती है और ना ही डेफिनिट वॉल्यूम। गैसेस किसी भी कंटेनर में जाके उसी की शेप को ले लेती है, चाहे वो कंटेनर बड़ा है या छोटा। इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स जो कि हमें बार बार यूज करनी पड़ेंगी यहाँ पर। फर्स्ट टर्म इज रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या है कि कोई भी मैटर जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिजिडिटी, अपनी शेप को चेंज ना होने देना। सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में क्या है, अगर हम मैटर को कंप्रेस कर रहे हैं, उसमें फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने की वजह से अगर वो एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दैट मैटर इज कंप्रेसिबल and that property is called compressibility. Next property is density. Density is mass per unit volume. कितना mass occupy हो रहा है given volume में. Next property is fluidity. Fluidity मतलब flow होना. जैसे आपने पानी का एक गिलास आपके हाथ से फैला तो वो चारों तरफ फैल जाता है, flow करने लगता है. तो that property is called fluidity. That means matter is spreading over a given surface. चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। ये देखिए ये पार्टिकल्स हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड है। तो दे हैव क्लोजली पैक्ड एटम। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनके बीच में जो खाली जगह है बहुत कम है, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये देखिए बीच का खाली जगह बहुत कम है। सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो ये एक दूसरे के साथ हमेशा बॉन्डेड फॉर्म में ही रहते हैं, तो फिक्स शेप है। इसी तरह से इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। रिजिड होते हैं सॉलिड्स, अपनी शेप को आसानी से चेंज नहीं होने देती। सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस, कंप्रेस नहीं हो पाते, कंप्रेसिबिलिटी इनकी कम है। क्यों कम है, इसका रीजन क्या है, या फिर आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल है। क्यों, क्योंकि बीच में जगह ही नहीं है कि हम और ज्यादा एटम्स को एक दूसरे के क्लोज ला पाए। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, ये सरफेस पे स्प्रेड नहीं होते। इसका रीजन क्या है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक दूसरे से अलग अलग नहीं हो पाते पार्टिकल्स। देन सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज देयर मास इज मोर in given volume. So all these are the different characteristics of solid state. Now coming to the next state. Second stage is your liquid state. तो liquids के बीच में आप देखिए यहाँ पे अगर हम particles को observe करें, थोड़ी सी force of attraction कम हो गई, particles एक दूसरे से दूर दूर हो गए। तो less force of attraction है liquid के particles के बीच में, they have less closely packed atom। और कौन सी चीज बढ़ गई, देखिए उनके बीच का जो खाली जगह थी वो बढ़ गई है। तो दे आर हैविंग मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड्स। और क्योंकि अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही, तो इनकी शेप फिक्स नहीं रही। अब ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कंटेनर। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, तो लिक्विड्स को हम कंप्रेस तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ही, क्योंकि खाली जगह बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी है, तो कंप्रेस कर सकते हैं बट टू अ लिटिल एक्सटेंट। वॉल्यूम फिक्स रहता है क्योंकि अभी भी इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, यानी शेप चेंज हो रही है इनकी। दे शो फ्लूइडिटी, इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑन देयर ओन। Then liquids have less density because their mass is decreasing per unit volume. Next comes gaseous state. इसकी पहचान क्या है, जैसे कि आपको डायग्राम से दिख रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही वीक हो गई है।
तो दे आर हैविंग लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसकी वजह से एटम्स भी कैसे हो गए, लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड होने की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो बढ़ गया। देखिए खाली जगह आपको बहुत सारी दिख रही है। इससे क्या हुआ, ना तो उनके पास एक फिक्स शेप रही और ना ही फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि अब एटम्स हर जगह मूव कर सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो जितना वॉल्यूम उन्हें मिलेगा, जितनी जगह मिलेगी उतनी जगह में वो स्प्रेड हो जाएंगे। इसलिए ना ही वो रिजिड बचे, शेप अपनी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो गैसेस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। आपको भी समझ में आ रहा होगा रीजन क्या है, क्योंकि इतनी सारी खाली जगह है बीच में, आप एटम्स को बहुत क्लोज ला सकते हैं। और इस चीज का इस्तेमाल हम अपने एलपीजी सिलेंडर्स में करते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म जैसे कि 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, इट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी सिलेंडर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें एक्चुअली में हम पेट्रोलियम गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारा प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से एटम्स पास पास आ जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। देन गैसेस कैन फ्लो, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पार्टिकल्स स्प्रेड हो जाते हैं। एंड गैसेस हैव मिनिमम डेंसिटी बिकॉज मास इज लेस इन गिवन वॉल्यूम। तो ये हमारी 3 स्टेट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन, हमें तो उससे बारे में बात करनी है मेनली। तो क्या डिफरेंस है इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो आपको इसमें हर पॉइंट पे डिस्कस करना होगा। जैसे मास के बारे में बात करें, मास तो सभी में फिक्स है। बात करें अगर हम वॉल्यूम की, तो सॉलिड में वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड में भी फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस में फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, चेंज हो जाता है। जितना भी बड़ा कंटेनर मिले ये उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। बात करें अगर फिक्स शेप की, तो सॉलिड में भी फिक्स होता है, लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। सेम वे gases also take the shape of the container, so they are not having fixed shape. सेकेंड पॉइंट पे अगर हम डिस्कस करें तो इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो सबसे कम होता है सॉलिड में, उससे थोड़ी सी ज्यादा जगह पे हो जाता है लिक्विड्स में, और सबसे ज्यादा खाली स्पेस होता है गैसेस में। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल हैं, हम उसे आसानी से क्लोज नहीं ला सकते उसके पार्टिकल्स को, क्यों, क्योंकि बीच में खाली जगह है ही नहीं ज्यादा। लिक्विड्स की बात करें अगर हम, तो थोड़ी बहुत कंप्रेसिबिलिटी है, नेग्लिजिबल जिसे हम कह सकते हैं। और गैसेस हाईली कंप्रेसिबल है, इतना खाली स्पेस है कि आसानी से हम उसके एटम्स को एक दूसरे के क्लोज ला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डेंसिटी, लिक्विड्स में सॉलिड्स में सबसे हाई डेंसिटी है, लिक्विड में उसके कंपैरिजन में कम है, और सबसे कम डेंसिटी है गैसेस में। डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करें, यानी पार्टिकल्स का अपने आप मूव करना, तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन अपने आप नहीं हो रहा है, लिक्विड डिफ्यूज कर सकते हैं, और गैसेस में डिफ्यूजन रेट सबसे हाई होती है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है वो किसमें है, सॉलिड में, लिक्विड में उससे कम, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस में। अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखें, सॉलिड्स में वेरी क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स हैं, लिक्विड्स में थोड़े से लूज हैं, और गैसेस में पार्टिकल्स एकदम फ्री टू मूव हैं, आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो बच्चों ज्यादातर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको कम से कम 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखने पड़ेंगे। नाउ ऑल दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है। राइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। Particles of matter are very small in size. They have space between them. These particles are continuously moving, and these particles have force of attraction between them. Second question थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। उसने हमसे कहा है we easily move our hand in air, but to do the same through a solid we need a karate expert. Why it is so? तो बच्चों आपको इसमें एयर की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। एयर क्या है, गैसियस स्टेट है, क्योंकि गैसियस स्टेट है तो इसमें बीच में जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है वो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, और क्योंकि एम्प्टी स्पेस है तो हम आसानी से उस एम्प्टी स्पेस में अपने हैंड को मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना के बराबर है, इसलिए हमें कराटे एक्सपर्ट की ही मदद लेनी पड़ती है, उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उस स्पेस तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट, सॉलिड्स में डेफिनिट शेप और वॉल्यूम क्यों है, तो रीजन क्योंकि सॉलिड्स में
पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो हमेशा एक डेफिनेट शेप और वॉल्यूम मेंटेन करते हैं। Why gases are highly compressible? Simple, because they are having more intermolecular space between the particles, और क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो आसानी से हम एटम्स को एक दूसरे के क्लोज ला सकते हैं। Why gases exerts pressure on the wall of the container? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा, तो इसमें याद रखें, अगर हम किसी कंटेनर में गैसेस को रखते हैं तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो ऐसे में ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये बाहर निकलने की जो कोशिश करते हैं तो उसमें वो प्रेशर लगाते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। Liquids generally have low density as compared to solid, but ice floats on water. यहाँ पे आप एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो कि आप 9th क्लास में ही पढ़ेंगे उसका यूज करेंगे। देखिए बेटा, कोई भी चीज पानी में कब तैरती है, जब उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो ज्यादातर जितने भी सॉलिड्स की हम बात करें उनकी डेंसिटी वाटर से हाई होती है, इसलिए वो सॉलिड्स क्या होते हैं, पानी में डूब जाते हैं। तो उन्होंने हमसे यही क्वेश्चन किया है कि सॉलिड्स जो हैं वो पानी में डूब जाते हैं क्योंकि उनकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, लेकिन आइस एक सॉलिड है, वो तो पानी के ऊपर तैर रही है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए, आइस जब बनती है तो आइस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि बीच में एक वैक्यूम, एक खाली स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आइस की जो ओवरऑल डेंसिटी होती है वो वाटर से कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। Last question, tabulate the difference in the 3 states of matter. So this already we have done in the earlier slide. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।